गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम क्रांति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका जो बीए फर्स्ट ईयर का चैप्टर, लास्ट यूनिट का जो चैप्टर 11 था उसके बारे में। अभी तक हमने सिलेबस को थोड़ा सा रुकवाया हुआ था क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं और आपके बहुत ही छोटे से 2 टॉपिक रहते हैं, जिसमें से आज एक टॉपिक हम आज कवर करवाने वाले हैं, रीजनलिज्म इन इंडिया, भारत में क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद को लेकर आप बहुत सारे जो पॉइंट्स है, ऑलरेडी आप बहुत सारे चैप्टर्स में आपने ये बार बार पढ़ा होगा कि क्षेत्रवाद होता क्या है। यहाँ पर मैं अगर शुरुआत करूँ तो आपको बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि क्षेत्रवाद का अर्थ क्या है। देखिए, जो क्षेत्रवाद है, अपने जिस तरह से धर्म और जाति होती है, अपनी जाति के प्रति विशेष लगाव, अपने धर्म के प्रति विशेष लगाव, इसी तरह से क्षेत्रवाद भी होता है। क्षेत्रवाद का अर्थ होता है कि अपने क्षेत्र से विशेष लगाव रखना, कि एक भारतीय होने के नाते नहीं, बल्कि एक किसी विशेष स्थान से, क्षेत्र से आने की वजह से आप अपने आप को प्राउड फील करते हो, उसी क्षेत्र के बारे में आप सोचते हैं, समझते, उसके विकास की बात करते हैं, तो वो क्षेत्रवाद के अंतर्गत आता है। होना क्या चाहिए? भारतीय होने के नाम पर अब आपके अंदर भारतीयता होनी चाहिए। तो साधारण शब्दों में अगर क्षेत्रवाद का बात करें तो देश की अपेक्षा किसी क्षेत्र विशेष से प्रेम, अथवा उस क्षेत्र जिस राज्य का वो भाग है उस राज्य की अपेक्षा उस क्षेत्र विशेष से प्रेम करना ही क्षेत्रवाद है। अब अगर इसकी परिभाषाओं की मैं बात करूं तो डीसी गुप्ता ने कहा है कि क्षेत्रवाद का अर्थ देश के मुकाबले में किसी विशेष क्षेत्र के साथ प्यार से है। ये एक बहुत ही संकीर्ण भावना है जिसमें किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक या कोई भी कारण है, उससे राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र को विशेष मानते हैं, अपने क्षेत्र से विशेष भक्ति रखते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव रखते हैं, अथवा उसके अस्तित्व की अलग से वो मांग करते हैं। इस तरह से ये जो क्षेत्रवाद है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बाधा के तौर पर कहा जा सकता है। इसी भावना के कारण भारत जो नागरिक अपने आप को भारतीय नागरिक न कहकर, न समझकर गुजराती, पंजाबी, बंगाली, हरियाणवी, असमी, बिहारी आदि समझते हैं। अगर क्षेत्रवाद के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास अगर उठाकर देखा जाए तो भारत जो है, आपको पता है, एक विविधताओं से भरा हुआ देश है। स्वतंत्रता से पहले भी भारत जो है विभिन्न ब्रिटिश प्रांतों में, देशी रियासतों में बटा हुआ था। ये जो देसी रियासतें हैं, ब्रिटिश प्रांत हैं, ये हर एक जो है अपने धर्म, संस्कृति, जाति के आधार पर बटे हुए थे। इनकी राजनीतिक चेतना भी अपने क्षेत्र तक ही सीमित थी। जो देसी रियासत है वो थोड़ी बहुत उन्हें स्वतंत्रता तो जरूर मिली हुई थी, लेकिन वहाँ पर राजा रूल करते थे, तो राजा की जो धर्म, संस्कृति या राजा की जो सोच है उसी के अनुसार जो है वो क्षेत्र आगे उभर कर सामने आता था। राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो ये रियासतें हैं इनका सहयोग लिया। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीति के एकीकरण की थी। इसी वजह से क्या है कि प्रारंभिक रूप से 2 समस्याएं जो सामने आई, वो राज्यों का भारतीय संघ में मिलाना और भारतीय संघ के अंतर्गत जो केंद्र राज्य संबंधों का है निर्धारण करना। इन दोनों ही समस्याओं का अगर देखा जाए तो क्षेत्रवाद ने, इन दोनों समस्याओं ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया। तो ये जो है क्षेत्रवाद जो है, इसका इतिहास देखा जाए तो ये ब्रिटिश शासन की विरासत है। लोगों में ये क्षेत्रीयवाद की भावना, मैं और भी सिंपल साधारण शब्दों में या कुछ सिंपल या साधारण शब्दों में या कुछ शब्दों में आपको, जैसे मैं अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूं तो क्षेत्रवाद को 2 तरीके से समझा जा सकता है। इतिहास को, क्षेत्रवाद के इतिहास को, पहला जो है इसका ये कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें बहुत सारी संस्कृति और धर्म के लोग रहते आए हैं, चाहे वो मुगल काल से हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी या पुर्तगीज आए, या फिर कोई भी बाहरी ताकत ने भारत पर आक्रमण किया या रूल किया, तो उनका जो है बहुत अधिक प्रभाव रहा। और इसी वजह से विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग विभिन्न क्षेत्रों में उभरने लगे, जो अपने आप को बिल्कुल अलग मानते थे, पूरे भारत का हिस्सा ना होते हुए, जो अपने क्षेत्र को विशेष मानने लगे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी हिस्ट्री जो है उसी क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो दूसरा कारण मैंने बताया, ब्रिटिश जो नीतियाँ हैं, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जब भारत को छोड़कर जा रहे थे, वो भारत को एक गिफ्ट
गिफ्ट तो नहीं कहेंगे, एक समस्या के तौर पर देकर गए क्षेत्रवाद, क्योंकि उन्होंने रूल करो बांटो और रूल करो की नीति को अपनाया। उन्होंने क्षेत्र के आधार पर इतना अधिक बंटवारा कर दिया, देशी रियासतों के राजाओं में आपस में इतने मतभेद पैदा कर दिए कि जब वो गए तो तब भी भारत के सामने एकीकरण की समस्या उभर कर सामने आने लगी। तो इस तरह से क्षेत्रवाद का जो इतिहास है, दो कारणों से हम समझ सकते हैं। एक तो कि भारत में बहुत अधिक विविधता है, इसलिए भी लोग अपने क्षेत्र विशेष से लगाव करते हैं। दूसरा, ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ थी जिसने रूल करने के लिए भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति, भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों को बांटने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम क्षेत्रवाद को समझ सकते हैं। अगर अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो नेक्स्ट स्लाइड में जो है भारतीय क्षेत्रवाद के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्षेत्रवाद का कारण है वो इतिहास की ही जो अभी मैंने बात की थी उससे ही कहा है कि डाइवर्सिटीज़ बहुत हैं इंडिया में, भारत में विभिन्नताएं बहुत हैं। भारत में विभिन्न जातियों, धर्मों, संस्कृतियों, नस्लों के लोग रहते हैं। यही विभिन्नताएं भारत में क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाती है। इन्हीं विभिन्नताओं का आधार बनाकर अपने क्षेत्र की भलाई के लिए क्षेत्र के विशेष लोगों द्वारा आंदोलन चलाए जाते हैं समय समय पर, जो कि हम जो है क्षेत्रवाद 4th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। फिर कुछ भौगोलिक कारण हैं, कुछ ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं इसके पीछे। स्वतंत्रता के बाद अगर देखें तो जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया, 1956 का अधिनियम जो लागू किया गया, तब क्या हुआ कि राज्यों की जो पुरानी सीमाओं को भुलाकर नई सीमाएं बनाने का बात की गई भाषा के आधार पर। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भी देखा गया तो भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य बहुत बड़े हैं। इन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में मालवा का क्षेत्र, ये सभी जो है अलग राज्यों की डिमांड करते रहते हैं। भौगोलिक कारण बहुत अधिक है क्षेत्रवाद के। अब जैसे यूपी में ही बात करें तो इतना बड़ा क्षेत्र है जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ के लोग हरित प्रदेश की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो कैपिटल है यूपी की, उत्तर प्रदेश, उनसे जो है कई सौ किलोमीटर दूर है, तो उन्हें जो प्रशासनिक कार्यों के लिए इतनी दूर आना जाना ठीक नहीं बैठता है। दूसरा, वो ज़्यादा कनेक्टेड है, वो ज़्यादा हरा भरा एरिया है, ज़्यादा विकसित एरिया है उत्तर प्रदेश का, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं अलग मानते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत है, जैसे अभी मैंने मालवा की बात की थी, मारवाड़ की बात करी थी। ज्योग्राफिकली इनका बहुत अधिक डिफरेंसेस मिलते हैं। यहाँ की हवा, पानी, आबो हवा, यहाँ की भूमि, इनमें बहुत अंतर है। यहाँ के लोगों की रहने की संस्कृति में बहुत अंतर आ गया है इन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही। तो इस वजह से ये भौगोलिक रीजन है जिनसे ये अपने आप को अलग मानते हैं दूसरे क्षेत्र से। फिर बाहरी लोगों के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो है ये भी एक महत्वपूर्ण कारण। तीसरा पॉइंट पहले कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण। निसंदेह जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहता है उस क्षेत्र में लगाव हो जाता है, और ये लगाव की भावना जो है उसमें क्षेत्रवाद की भावना को जन्म देती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। आदमी, मानव जो है उसका एक नेचर या उसके स्वभाव के अंतर्गत आ गया है कि वो अपने जिस क्षेत्र से रह रहा है, अपनी जगह से रह रहा है, तो लगाव भी रखने लगता है। लेकिन जब ये लगाव बहुत अधिक संकुचित हो जाता है, सिर्फ मैं और मेरे क्षेत्र की बात करता है, तो कहीं ना कहीं ये संकुचित क्षेत्रवाद को आधार बना देता है। एक भावना तक तो ठीक है कि आप अपने क्षेत्र विशेष से प्यार करते हैं, लेकिन एक तरफ अगर देखा जाए कि आप उस क्षेत्र को भारत से भी आगे रखकर चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। फिर चौथा पॉइंट है बाहरी लोगों के उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण। ये देखा गया है कि एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग दूसरे क्षेत्र से आने वाले लोगों के प्रति एक संकीर्ण भावना रखते हैं, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं वो अपनी मेहनत या अपने चतुराई से जो है उत्पादन के साधनों पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लेते हैं, या किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहाँ एक बड़े टाइकून बन जाते हैं। तो उस क्षेत्र के जो मूल निवासी हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस या अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं उन लोगों के सामने। तो ऐसे में वो जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो उनको बाहरी की नज़र से देखते हैं। क्षेत्र के मूल निवासी है, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े पाते हैं खुद को। ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्षेत्र के जो मूल निवासियों में क्षेत्रवाद की भावना पनपने लगती है। यहाँ मैं एग्जांपल दूंगी महाराष्ट्र का। वहाँ पर जो मराठी लोग हैं, आपने देखा होगा बहुत बार क्लैशेज हो जाते हैं यूपी वर्सेस मराठी या बिहारी वर्सेस मराठी में, क्योंकि मराठियों को लगता है कहीं ना कहीं उनके जो आर्थिक संसाधन हैं उन पर कहीं ना कहीं यूपी या बिहार के आए हुए लोगों ने ऑक्यूपाइड कर लिया है। तो इस वजह से इनमें क्लैशेज आते हैं और क्षेत्रवाद की भावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐतिहासिक कारण जो है, जैसे कि अभी मैंने इतिहास
ऐतिहासिक विरासत के मामले में बताया था कि किस तरह से ब्रिटिश शासन की विरासत ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया भारत में। तो उसी पॉइंट को आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में कारण में बात करते हैं भाषावाद। भारत में देखिए सदैव ही बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। ये जो भाषाएं बोलने वाले कई बार अलग राज्यों के निर्माण के लिए बड़े बड़े आंदोलन चलाते हैं। भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों को गठित करने की से ये समस्या भी बहुत अधिक उभर कर सामने आ गई है और इसका समाधान भी दिखाई देता नहीं दे रहा। जातिवाद भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। जाति ने भी क्षेत्रवाद की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे कि जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही है वहीं पर क्षेत्रवाद का उग्र रूप दिखता है, जैसे महाराष्ट्र में मराठा। धार्मिक कारण भी है, जैसे पंजाब में जो है सिख धर्म के लोग जो हैं वही ज़्यादा रहते हैं, तो अपने सिख धर्म के लोग अब पंजाब को ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की धर्म के आधार पर भी भावनाएँ बढ़ने को देखने को मिलती हैं। फिर कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़ हैं, आर्थिक कारण हैं, जैसे क्षेत्रवाद की जो उत्पत्ति है उसमें आर्थिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे हैं। भारत में जो थोड़ा बहुत आर्थिक विकास हुआ उसमें बहुत असमानता रही है। कुछ प्रदेशों को अधिक विकास हुआ है, कुछ क्षेत्रों का विकास बहुत कम हुआ है। इस कारण यह रहा है कि जिन व्यक्तियों के हाथों में सत्ता रही है उन्होंने अपने क्षेत्रों के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया है। अतः पिछड़े क्षेत्रों में भावना उभर कर आई कि यदि सत्ता उनके पास होती तो उनके क्षेत्र जो है पिछड़े नहीं रहते, इसलिए इन क्षेत्रों के लोगों में क्षेत्रवाद की भावना उभरी और इन्हीं ने जो है अलग राज्यों की समय समय पर मांग की। राजनीतिक कारण भी है, जैसे क्षेत्रवाद की भावनाओं को भड़काने में राजनीतिज्ञों का भी हाथ रहा है। कई राजनीतिज्ञ ये सोचते हैं कि यदि उनके क्षेत्र को अलग राज्य बना दिया जाएगा तो इससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी और उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी। जैसे कि पश्चिमी यूपी में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जो हमेशा हरित प्रदेश को बनाने की बात उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाने की बात समय समय पर करती रही है। फिर अंतर्राज्यीय विवाद भी होते हैं। राज्यों में आपसी विवाद, आपसी झगड़े जो होते हैं वो भी क्षेत्रवाद की भावना को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ का मुद्दा है। चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जैसे SBYL जो कैनाल है उसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि हरियाणा पंजाब में पानी को लेकर तनाव बना हुआ है। इसी तरह से चंडीगढ़ को लेकर भी तनाव बना हुआ है कि किसका ज़्यादा हक बनता है। दोनों ही राज्यों की जनता ने अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन भी चलाए हैं इसको लेकर और वातावरण काफ़ी डिस्टर्ब भी रहा है। इसी तरह से नर्मदा नदी के जल के प्रयोग को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के बीच में काफ़ी तनाव रहा है। भाखड़ा जल विद्युत के प्रयोग को लेकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी संघर्ष चलते रहे हैं। कहने का मतलब ये कि राज्यों के आपसी विवाद भी क्षेत्रवाद की भावना को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो क्षेत्रवाद के प्रकार कितने हैं, ये MCQ में पूछ ले जाता है। तो इसके 3 प्रकार हैं। पूछ लेंगे कि निम्न में से कौन कौन से प्रकार हैं, नहीं है। तो ये पहले भाषाई क्षेत्रवाद एक प्रकार है जो कि 1953 में केंद्र राज्यों की जो 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी वजह से बना। 1960 में बम्बई में महाराष्ट्र और गुजरात बने। 1966 में उत्तर प्रदेश को भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा में बांट दिया गया। उस प्रदेश को, ना कि उत्तर प्रदेश को। इसी तरह से बहुत सारे फिर भाषाई आधार पर बनने लगे, क्षेत्र बनने लगे। तो इस तरह से एक जो प्रकार है भाषाई क्षेत्रवाद का भी है, यानी कि वो क्षेत्रवाद जो भाषा के कारण उत्पन्न हुआ है। फिर है प्रोटेक्टिव रीजनलिज्म, यानी कि ये जो क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति है, अनेक राज्यों में अपने ही राज्य में भाषाई लोगों को सरकारी सेवाएं आदि देने का आंदोलन यह कहकर चलाया था कि उनका उद्देश्य अपने प्रदेश के लोगों की हितों की रक्षा करना है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो ऐसे प्रोटेक्टिव लॉ लेकर आता है कि पहले हम अपने क्षेत्र विशेष के लोगों की भलाई की बात करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना है, नवनिर्माण सेना की गतिविधियाँ हैं। असम में अखिल असम संग्राम परिषद है। ये रक्षक क्षेत्रवाद है एक्चुअल में, क्योंकि ये अपने पर्टिकुलर एरिया के लोगों की हितों की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। इसीलिए एक रूप क्षेत्रवाद के तौर पर रक्षक क्षेत्रवाद के रूप तौर पर भी देखा जाने लगा है। फिर है अलगाववादी क्षेत्रवाद, यानी कि वो क्षेत्रवाद जो भारत से ही अलग होने की बात करते हैं, अपने क्षेत्र को अलग करने की बात करते हैं। जैसे पंजाब में खालिस्तान के तौर पर देखा गया, जम्मू कश्मीर में देखा गया, जो भारत से अलग होकर एक अलग राज्य या देश बनाने की बात करते रहे। इसी तरह से साउथ की कुछ कंट्रीज़ में
में देखा गया, स्टेट्स में देखा गया है। यानी कि ये 3 प्रकार के क्षेत्रवादों में सबसे पहला भाषाई क्षेत्रवाद जो कि भाषा के आधार पर अलग क्षेत्र की बात करता है। फिर रक्षक क्षेत्रवाद जो कि अपने क्षेत्र के लोगों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भलाई की बात करता है। फिर अलगाववादी क्षेत्रवाद यानी कि अपने क्षेत्र को भारत से अलग देश बनाने की बात करता है। अलगाव यानी उससे अलग हो जाने की बात करता है। फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कि किस तरह से क्षेत्रवाद भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका रही है। 16 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट मैं इसके अंडर डिस्कस करने वाली हूँ कि क्षेत्रवाद ने कहीं ना कहीं अलग राज्यों की मांग को बढ़ा दिया है अपने क्षेत्र विशेष से प्रेम रखने के लिए, चाहे वो भाषा के आधार पर हो, चाहे वो धर्म के आधार पर हो। कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद को बहुत अधिक बढ़ाया है। महाराष्ट्र का मुद्दा 1960 का ले सकते हैं, 1966 में पंजाब हरियाणा, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं कई बार एग्जांपल आपको इसमें बता चुकी हूँ, वो क्षेत्रवाद को जन्म देते हैं। इसी तरह से क्षेत्रवाद भारतीय संघ से अलग होने की प्रवृत्ति को भी बढ़ा रहा है। जैसे कि डीएमके जो है 1959-61 में तमिलनाडु के तौर पर एक तमिल भाषाभाषी क्षेत्र बनाने की बात करती है। इसी तरह से अकाली दल जो है पंजाब को अलग बनाने की, अलग सूबे की मांग करता है। इसी तरह से नागा आंदोलन है जो कि 1960 में चला था। असम को जो है, असम में जो नागा जाति है वो लोग अपना आंदोलन चलाकर एक अलग नागालैंड की बात करते हैं। इसी तरह से मिज़ो आंदोलन है जो कि ठीक इसी तरह से कि असम में जो मिज़ो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले लोग अपना एक अलग मिज़ोरम राज्य की मांग करते हैं, जो कि 1971 में मान भी ली गई थी। इस तरह से ये प्रवृत्तियाँ देखने को मिलती है। फिर क्षेत्रवाद तथा अंतर्राज्यीय जो झगड़े होते हैं उसकी बात, रीजनलिज्म एंड इंटरस्टेट रिलेशंस की अगर मैं बात करूँ, ये भी देखने को मिलता है। अंतर्राज्यीय झगड़े आपस में जल को लेकर, बिजली, नर्मदा, अभी मैंने जो पॉइंट डिस्कस किए थे कि किस तरह से भाखड़ा नहर, SYL नहर और चंडीगढ़ का मुद्दा बन चुका है पंजाब हरियाणा के बीच में। इसी तरह से नर्मदा नदी विवाद, कृष्णा नदी, कावेरी नदी विवाद भी ये चले हैं। तो ये भी अंतर्राज्यीय झगड़े, हम क्षेत्रवाद से ये पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, जो कि मैं फिर से डिस्कस नहीं करूँगी। क्षेत्रवाद तथा केंद्र राज्य के बीच भी आपस में संघर्ष चलता है। कैसे चलता है? जैसे कि राज्य में कई बार केंद्र के निर्देश और सुझाव को मानने से इनकार कर दिया जाता है। 1968 में केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करने के लिए केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिए थे। केरल की वामपंथी सरकार ने निर्देशों का पालन नहीं किया। उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं मजदूरों का हक है हड़ताल करना, सरकार के विरुद्ध अपनी नीतियों का विरोध करना। तो राज्य सरकार ने नहीं मानी केंद्र सरकार की बात, तो इस वजह से भी आपस में संघर्ष हुए। कहीं ना कहीं केरल की सरकार ये चाह रही थी कि उसके जो राज्य के लोग हैं वो जो है अपनी अभिव्यक्ति करें अगर वो किसी बात से रुष्ट हैं। तो इस तरह से बहुत बार ऐसे डिसीजंस आते हैं जिसमें केंद्र सरकार कोई डिसीजन लेकर आती है और राज्य सरकारें उस डिसीजन को नहीं मानती है। तो ये भी एक संघर्ष देखने को मिला है क्षेत्रवाद की वजह से। अलग से पूर्ण राज्य की मांग करने को भी देखने को मिला, जैसे 1970 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, इन्होंने पूर्ण राज्य की मांग की और इन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया गया क्षेत्र के आधार पर। सिक्किम 1975 में पूर्ण राज्य बन गया। इसी तरह से उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना 2015 में अलग से राज्य बने, 16 में। तो इस तरह से क्षेत्रवाद को ये सारी चीज़ें बढ़ावा देती हैं। अगर मैं अगले पॉइंट का डिस्कशन करूँ तो उत्तर दक्षिण की जो भावनाएं हैं वो भी एक मुद्दा बनकर देखने को मिलती है। उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर भारत जो है उसके लोग अपने आप को हिंदी भाषाई, दक्षिण के लोग जो है वो नॉन हिंदी हैं, वो अपने आप को भारत में उपेक्षित मानते हैं। कि उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री चुनने की बात है तो उत्तर से चुने जाते हैं या फिर वो चुने जाते हैं जो हिंदी भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं। एक तरह से बैरियर माना जाता है दक्षिण के राज्यों से अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। 1969 में कामराज या बहुत सारे ऐसे थे जो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे, लेकिन उन्हें आगे नहीं सपोर्ट किया गया या सोचकर पीछे छोड़ दिया गया कि इनकी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण का भी बात आता है कि दक्षिण के राज्य अपने आप को उपेक्षित मानते हैं और क्षेत्रवाद की भावनाएं उसमें बढ़ जाती हैं। क्षेत्रवाद और भाषावाद को आई एम नॉट डिस्कसिंग इट अगेन, मैं इसको ऑलरेडी करवाया है अभी कानूनों में मैंने इसको। 8वें पॉइंट की बात करें तो क्षेत्रवाद और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है क्षेत्र के आधार पर। अभी मैंने कुछ जैसे DMK है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, असम में असम गण परिषद, पंजाब में अकाली दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सारे जो दल हैं, उड़ीसा में बिजू जनता दल जो है BJD जिसे बोलते हैं, ये सारे क्षेत्र के आधार पर उभरे हुए दल हैं। आपको जस्ट क्या याद रखना है, जैसे DMK और AIDMK कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। इसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी कहाँ पर है, ये है
आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, इसी तरह से उड़ीसा में बिजू जनता दल है। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। शिवसेना कहाँ की पार्टी है? महाराष्ट्र की। असम गण परिषद कहाँ की? असम की। अकाली दल कहाँ का है? पंजाब का। तो ये सारे आपको थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ये पॉइंट्स आप इसमें ज़रूर एक्सप्लेनेशन में डालें। फिर है छत्तीसवाद से राजनीति का अस्थिरता आती है। ऑब्वियसली कई बार दंगे भी देखे गए हैं। अलग राज्य की मांग या अलग अलग होने की मांग ने बहुत सारे जो है राजनीति का अस्थिरता लाने का प्रयास किया। जैसे कि पंजाब में बहुत अधिक खालिस्तान का मुद्दा बना रहा। अपने क्षेत्र यानी कि खालिस्तान को अलग राज्य या अलग सूबा बनाने की बात चलती रही। तो इससे बहुत ज़्यादा टेररिज्म भी देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिली जिससे पॉलिटिकल इम्बैलेंस हुआ। इसी तरह से 10वें पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो असमान आर्थिक विकास होता है। ये भी क्षेत्रवाद राजनीति में देखा गया है कि क्षेत्रवाद की वजह से असमान आर्थिक विकास हुआ है। देश में सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना भी है। जिन क्षेत्रों के केंद्र में पैठ होती है वो बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर अधिक विकास कर लेते हैं। जिन क्षेत्रों की केंद्रीय सरकार में भागीदारी नहीं होती है वे क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं या फिर वहाँ पर आर्थिक विकास की गति बहुत अधिक धीमी हो जाती है। तो ये प्रवृत्ति देखने को मिली है। अलग 11वें पॉइंट की बात करें तो एक गठबंधन की राजनीति ने क्षेत्रीयवाद को जन्म दिया, क्योंकि क्षेत्रवाद जो होता है, क्षेत्रवाद में अपने क्षेत्र विकास को आगे लेकर जाने के लिए क्षेत्र के आधार पर ही राजनीतिक दल भी बन जाते हैं। और ये राजनीतिक दल बाई चांस जब कोई एक आध सीट इलेक्शंस में जीत जाते हैं या फिर अपनी सरकार बना लेते हैं तो ये बार्गेनिंग करते हैं, एक तरह से समझौते करते हैं केंद्र की सरकार से और गठबंधन की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद ने जो है गठबंधन की राजनीति को जन्म दिया है। क्षेत्रवाद की भावना से मतदाता अपने क्षेत्रीय दलों को वोट देकर विजयी बनाते हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय दलों को केंद्र में बहुमत प्राप्त नहीं होता। केंद्र में एनडीए जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बीजेपी के अंतर्गत सरकार को 1998 में 20 क्षेत्रीय दलों की सहायता मिली। तो ये दिखाता है कि किस तरह से 20 क्षेत्रीय दल हैं भारत में और ये एक तरह से दिखा रहा है कि किस तरह से बढ़ गया है इनका जो इम्पोर्टेंस या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। क्षेत्रवाद के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव होता है, केंद्र राज्यों के बीच में संघर्ष तनाव होता है, स्वार्थी लोग उभर कर सामने आते हैं, भाषा के आधार पर जटिलताएँ देखने को मिलती हैं, राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक चुनौती मिलती है, अलगाववाद की भावना उभर कर आती है, छोटे छोटे राज्यों की मांग लगातार बढ़ती रहती है या फिर भारत से अलग होने की मांग बढ़ती रहती है, असंतुलित आर्थिक विकास होता है, राजनीतिक अवसरवादिता होती है, क्योंकि गठबंधन राजनीति कहीं ना कहीं अवसरवादिता को जन्म देती है। इससे राजनीतिक दल अवसर ढूंढते रहते हैं कि कैसे ही उन्हें सत्ता में आने का मौका मिले। सरकारी संघवाद को चुनौती मिलती है। एक संघवाद का मतलब केंद्र राज्य के आपसी अच्छे मधुर संबंधों की बात, तो इसको चुनौती मिलती है, आपस में मधुर संबंध रह नहीं पाते। क्षेत्रवाद को समाप्त करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए जा सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता को समय समय पर पुष्ट करना चाहिए, अंतर्राज्यीय जो झगड़े हैं राज्यों के बीच में उनको खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए, सभी वर्गों का हितों की सुरक्षा होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों का क्षेत्र के आधार पर गठन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर गठन होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में सुधार, क्योंकि शिक्षा हर एक प्रकार की समस्या का समाधान हो सकती है, भाषावाद संबंधी विवाद जितने होंगे उनको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए, धर्म जाति के आधार पर जो विवाद होंगे उनको जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। तो 16 नंबर के क्वेश्चन में आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पहले भूमिका, जिसमें आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लिख सकते हैं, फिर आप 2 डेफिनेशन दे सकते हैं, फिर आप कारण क्या है उसको डिस्कस कर सकते हैं, भूमिका को डिस्कस कर सकते हैं, दुष्परिणाम और सुझावों को भी आप उसमें डिस्कस करके 16 नंबर का क्वेश्चन आप 9 से 10 पेजेस का कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपका पॉइंट खत्म होता है। थैंक यू।